आओ, तो इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इंडियन हिस्ट्री के अंदर अपन पढ़े दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में लास्ट डायनेस्टी लोधी, लोधीज के अंदर लास्ट रूलर कौन? आई से इंडिया और आई से इब्राहिम लोधी। ठीक है, क्लू मैंने आपको बताया था BSI, BSI ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। और अपन देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये B से क्या है? अपना भारत। ठीक है, और आई से क्या है अपना? क्या है? इंडिया, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में देश के लिए क्या क्या शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, तो उसमें पहली जो लाइन है ना अपनी प्रस्तावना की, नहीं, आर्टिकल नंबर 1 की, ठीक है, उसमें आप जैसे पढ़ो, वो पहली लाइन ही क्या है कि इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, ठीक है ना, विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हिंदुस्तान शब्द कहीं भी यूज़ नहीं है, कहने का मतलब ये आर्यव्रत कहीं यूज़ नहीं है भारतीय संविधान के अंदर। ये दो ही शब्द हैं, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 के अंदर कई बार ये आ जाता है, आर्टिकल 1 में देश को किस नाम से संबोधित किया है, तो इंडिया दैट इज भारत है या भारत दैट इज इंडिया है ना। तो ये चीज़ है, तो ये भारत और इंडिया दो शब्द हैं। तो यहाँ आ भी गए अपने भारत और इंडिया, खत्म, क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लोधीज के। ठीक है, बेलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो अंतिम लोधी वंश का शासक कौन हो गया? इब्राहिम लोधी हो गया, खत्म। अभी अपन ने बीच में सिकंदर लोधी पढ़ा, ठीक है, मतलब बेलो लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी बीच में, ठीक है। आ जाओ इब्राहिम लोधी। ड्यूरेशन है 1517 से 1526। वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इस टाइम पीरियड को, है ना। देखो इससे पहले देखो कई जगह मैंने क्रॉस भी लगवाए थे कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, है ना। जो मैं बता दूं उसको आपको याद रखना है। 1517 से 1526 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वसम्मति। सर्वसम्मति क्या है? सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी अफगान अमीरों, है ना, अफगान अमीर के ऊपर गोला लगाओ, अफगान अमीरों की सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये सर्वसम्मति क्यों इंपॉर्टेंट थी आपको पता है ही, है ना। बेलो लोधी जो लिखा हुआ है ना, उसका ज्येष्ठ पुत्र, मतलब यहाँ लिखा हुआ ना सिकंदर की मृत्यु के बाद, तो सिकंदर पे गोला लगाओ। तो अपन ने, आपको ध्यान है, मसनद अली है, रैयत आला, तो वो क्या था, जैसे अपन ने देखा था कि अफगान नोबिलिटी की क्या खास बात थी कि इक्वलिटी अमंग इक्वल चलती थी, कि जो एक जैसे अमीर है सुल्तान, तो उनके बीच में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होता था। हाँ, सिकंदर लोधी ने कुछ जो सुल्तान या बादशाह की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी ज़्यादा भेद नहीं बना पाया, ठीक है ना, क्योंकि अस्थिरता का पीरियड चल रहा था। तैमूर का आक्रमण हाल ही में हुआ ही था, दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व नहीं था और नई नई राजधानी थी, क्या? पागल खाना, आगरा। कल डाला था मैंने इसने, तो ऐसे याद रखो। और आगरा राजधानी कब बनी? 1504 में। तो 4 में क्या हुआ? किसकी? आगरा की, है ना। और 6 में राजधानी बनी, है ना। देखो अपन ये अभी पढ़ेंगे जब दिल्ली सल्तनत का वास्तुकला, उसमें दिल्ली एज ए राजधानी के रूप में आएगी, ठीक है। तो इल्तुतमिश जिसको दिल्ली ने राजधानी बनाया था, वो यहाँ 1506 तक चली है वो। फिर 1506 से जब तक शाहजहाँ अब लाल किला नहीं बनाएगा तब तक ये राजधानी आगरा ही रहेगी। फिर लाल किला बनने के बाद 1912 तक बनी रहेगी दिल्ली राजधानी, समझ रहे हो। मतलब बीच के अंदर ब्रिटिशर जैसे क्या है, अपना हेडक्वार्टर लेके जाएंगे कलकत्ता, वो राजधानी नहीं है, वो ब्रिटिशर्स की फिर राजधानी वापस से दिल्ली आएगी, ठीक है। मुगल जब तक रहे तब तक वो 1857 तक दिल्ली राजधानी कंटिन्यू चलती रही। तो ये अपन को राजधानी का एक सीक्वेंस पढ़ेंगे, 2-3 चीज़ें हैं जो अपन सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जैसे राजधानियाँ हैं तो दिल्ली, आगरा, फिर दिल्ली, कलकत्ता, ये कैसे सीक्वेंस में। फिर अभी एक बीच में अपन ने जजिया देखा, वो जजिया का फ्लो क्या, किसने हटाया, किसने, फिर अंतिम तौर पे किसने हटाया, अपन पढ़ेंगे। फिर एक बीच में, जैसे आपको ध्यान है जब अपन अलाउद्दीन की रेट्स पढ़ रहे थे तो अपन ने वारंगल पढ़ा था, प्रताप देव, फिर उसके अंदर सीन में आया था कोहिनूर हीरा, दिया नहीं दिया, तो वो कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री थोड़ा सा, मतलब एक 5-6 लाइन के अंदर कि कब किस किस के पास गया। तो सबसे हिस्ट्री के अंदर तो सबसे पहला उल्लेख है कोहिनूर डायमंड का, वो अलाउद्दीन, वही मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव। और आज वर्तमान में वो महारानी के ताज में सुशोभित है, तो अपने ब्रिटेन की महारानी। तो ये सफ़र कैसे है कि नहीं, लास्ट में पंजाब सरकार ने दिया था उसको, मतलब पंजाब के जो शासक थे उन्होंने, शाहसुजा से, है कि नहीं। तो अपन जैसे शाहसुजा से निकल के फिर पंजाब के शासकों ने कैसे उसको दिया, ब्रिटेन कैसे पहुंचा, ये 3 चीज़ें अपन जो देखेंगे, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा इनको भी फ्लो में अपन को याद रखना है। तो राजधानी अभी नई नई बनी है आपकी, अपन यहाँ चल रहे थे, राजधानी अभी नई नई बनी है आपकी, तो इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है, तो अमीरों की सर्वसम्मति बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। याद है वो एनसीईआरटी का 2 नंबर क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी की ताजपोशी का क्यों स्वागत किया गैर तुर्कों ने, ये देख लो। तो सर्वसम्मति इसलिए जरूरी थी।
जल्लाल और जौनपुर, राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उसके छोटे भाई जल्लाल खां, है ना, किसका, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जल्लाल खां को जौनपुर की जागीर सौंप दी गई, परंतु अंत में इब्राहिम जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। अभी जौनपुर क्यों इंपॉर्टेंट था, पहले तो मुझे बताओ, जौनपुर बसाया किसने, शहर किसने बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का लेना देना इससे, भाई की याद में, जोना खां की याद में जौनपुर बसाया, तो बसाया तो फिरोज शाह तुगलक ने, पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर ये अब अफगानों में वो कौन था जिसने जीत के मिलाया, बहलोल लोदी, ठीक है ना, ये दोनों आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, समझ गए। तो बहलोल लोदी ने जीत के मिलाया, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करी, बहलोल लोदी ने जीत के मिलाया, ठीक है। तो ये देखो अब थोड़ा सा है ना, अपन जैसे अपन जब हुमायूं और शेरशाह सूरी की जो बैटल होगी, चौसा बिलग्राम अपन पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें ये जौनपुर, बिहार, रोहतासगढ़, तो ये जो अपन एरिया देख रहे हैं ना, कौन सा एटलस के अंदर देखो, ये जौनपुर कहाँ है आपको पता है, पूर्वी यूपी के अंदर है, उधर से आगे बिहार चले जाओ, बिहार से आगे बंगाल चले जाओ, है कि नहीं। जैसे देखोगे आप, जैसे मान लो ये अपना मैप है, अपन किस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, ये थोड़ा सा आपको यहाँ झलक मिलनी चाहिए, क्योंकि अपन अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे अपन बात कर रहे हैं जौनपुर की, तो ये हो गया करीबन जौनपुर, यहाँ पे हो गया नहीं हो गया, ठीक है, मतलब पूर्वी यूपी, ये अपने बिहार हो गया, और ये अपने बंगाल हो गया, उस समय का तथाकथित ये पूरा आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, हुआ कि नहीं हुआ। मैं कहने का मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी को छोड़ दिया मैंने, है ना, मतलब जो गोमती नदी है ना, मतलब गोमती कैसे आप जानते हो, यमुना, गंगा, उसके बाद गोमती, है कि नहीं है, फिर घाघरा, तो घाघरा नदी से अपन जा रहे हैं यहाँ ये घाघरा रिवर आ गई है, घाघरा रिवर से, और इधर जब अपन जाए तीस्ता नदी देखते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आपने देखा था, सिक्किम से उद्गम होके, और तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तो ये पूरा बेल्ट वो है, ये था अफगान बेल्ट, कौन सा, अफगान बेल्ट, समझ गए, इसमें डैश करके यहाँ लिख लो अफगान बेल्ट। तो अफगान बेल्ट का जो एक उस समय जो सेंटर था वो था जौनपुर, और अफगान बेल्ट की अपने जो वेस्टर्न गेट देके पश्चिमी दरवाजा वो था आगरा, ठीक है, आगरा चौकी थी, किला बना वहाँ पागलगढ़, सॉरी बादलगढ़, ठीक है, ऐसे समझ गए। तो ये था अफगान बेल्ट। देखो ये जानना क्यों जरूरी है, अपन पढ़ेंगे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो रोहतासगढ़ में, बिहार के अंदर, ठीक है, रोहतासगढ़ बिहार में, और एकमात्र मकबरा जो कि झील के मध्य है। झील कैसे, जलमहल देखा आपने, चारों तरफ पानी है और बीच में मकबरा है, वो रोहतासगढ़ आ गया। हुमायूं शेरशाह सूरी को हराने आएगा, या चौसा, कन्नौज, बिलग्राम युद्ध आएंगे, वो पूरे इसी एरिया के अंदर लड़े हुए, चौसा बिलग्राम, समझ गए। फिर आपको ध्यान है वही वापस वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जलालुद्दीन की ताजपोशी के समय गैर तुर्क वर्ग खुश क्यों हुआ। तो अपन ने देखा था कि भाई अन्य जो मतलब गैर तुर्की वर्ग थे जैसे अफगान, तो उनको सम्मानजनक पदों पर नहीं रखा जाता था, ठीक है, सिपाही के रूप में उनको दूरस्थ प्रांतों में भेजा था। तो वो कौन से प्रांत का नाम लिखा हुआ था, पढ़ो एक बार, पढ़ो आंसर पढ़ो, उस आंसर में लाइन में देखो क्या है, पढ़ो फटाफट पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि अफगानों को सिपाही के रूप में दूरस्थ प्रांतों में भेजा जाता था। तो कौन से उन दो प्रांतों के नाम लिखे हुए कौन से हैं, फटाफट देखो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अपने चैप्टर 7 एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में, उसका आंसर देखो। कल मैंने शेयर करी थी ना पीडीएफ, नहीं मिला कृष्णा, क्या लिखा उसने, बिहार बंगाल, उसको हाईलाइट करो, है ना, बिहार बंगाल, मतलब बिहार और बंगाल भेजा जाता था अफगानों को। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी का नाम आएगा, अपन पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन के समय जिसने विद्रोह किया था, बख्तियार खिलजी, है कि नहीं है। तो ये अफगान बेल्ट था ये। तो यहाँ खिलजी भी यहाँ से पहले थे, अफगान भी था यहाँ पहले। तो ये सब क्या थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में ही थे ये सब, अफगान मान लो, खिलजी मान लो, ठीक है, सब इधर लोधी यहाँ। तो ये इनका गढ़ इसलिए था। तो शुरू से इनको दूरस्थ प्रांतों में पटका जाता था, भाई दिल्ली तो है तुर्कों की, समझ गए, और जो नॉन तुर्क हैं उनको कहाँ भेजेंगे अपन, बंगाल, बिहार, उधर। भाई अब आप बोलोगे सर उत्तर पूर्व में उधर हिंदुकुश पर्वतमाला में, अरे वो तो उनका घर ही था यार, वहीं से तो आए थे सारे,
तो घर में भेज देंगे तो मस्त हो जाएंगे, तो थोड़ा दूर विपरीत दिशा में भेजो। जैसे ये तो इनका घर ही था, अफगान तो आई यहीं से थे, तो घर से दूर भेजो। आज भी जैसे किसी को करना है, पनिशमेंट देना है, अच्छा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, जयपुर, अच्छा तो बांसवाड़ा लगा दो। और पता चला कि होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर में है और ऑलरेडी पहले बांसवाड़ा है, तो होम नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं, फिर ऐसा करो कि हनुमानगढ़ भेज दो, है कि नहीं है, तो विपरीत, समझ गए। तो ये अफगानों का ये अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रोहतासगढ़ के अंदर क्यों है उसका मकबरा, फिर रोहतासगढ़ का दुर्ग बनाएगा शेरशाह वो वहीं बनेगा, समझ गए। ये ऐसे अपन को ये अफगान बेल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कहाँ से चालू हुई थी, ये बात चालू हुई थी कहाँ से, इस जौनपुर से। जौनपुर से उनको खास क्या प्रेम है, तो जौनपुर से प्रेम ये है, उनके बेल्ट का गढ़ है। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना करी, उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि उसकी स्ट्रेटेजिक जो एक लोकेशन थी वो वहाँ से चालू हो जाता है अफगान बेल्ट पूरा, जो धीरे धीरे सोवरेन बना जा रहा था। भाई गयासुद्दीन तुगलक ने हराया हनूज दिल्ली दुरस्त, निज़ामुद्दीन औलिया, मैं जीत के आ रहा हूँ बंगाल, गयासुद्दीन तुगलक, है कि नहीं है। तो किसको हराया था, किसको हराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबन के पोते बुगरा खां को। तो अब गयासुद्दीन तुगलक के समय की बात है, वो मोहम्मद बिन तुगलक गया, फिरोज तुगलक आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक तो देख रहे थे अपन बंगाल में, ध्यान नहीं दे पाया। तो फिरोज तुगलक को पता था यार वहाँ विद्रोह होते रहते, लेकिन अपन जा तो सकते नहीं है, तो ऐसा क्या करेंगे, ऐसा वहाँ एक अपना गढ़ तो बना लो यार, जो थोड़ा बहुत कभी पड़े तो अपन जाके वहाँ पहुँच तो जाएँ। तो गढ़ क्या बना लिया, वो गढ़ बना लिया जौनपुर। भाई देवगिरी राजधानी क्यों बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि यार कल को कुछ हो, गवर्नर के रूप में मैं देख चुका हूँ सारा, कल को कुछ हो तो संभाल तो ले कम से कम एंड टू एंड जाके। तो आज भी होता है कि नहीं होता, आज आर्मी जिसको अपन छावनी बोलते हैं वो बना लेती है, और तो क्या है कि नहीं है। जैसे मान लो अपने ताज पे अटैक हुआ 2008 के अंदर 26/11, ठीक है 26 नवंबर, तो उसके बाद काफ़ी रेडिकल चेंज हुए। जैसे NSG का बेस बना बॉम्बे के अंदर, कोस्ट गार्ड का बेस बना दक्षिण भारत में, बॉम्बे में खास तौर पे, है कि नहीं, पहले वो नहीं था। तो फिर वो और यार NSG को मोबिलाइज करने में, एंगेज करने में ही करीबन 1 दिन निकल गया, और वहीं होती तो फटाफट 2 घंटे के अंदर ही वो एंगेज कर लेते अपन। तो ये भाई उस समय तो चलो, आज तो व्यवस्था है सारी, उस समय थोड़ी ऐसी व्यवस्था थी। तो अपना एक वहाँ छोटा सा एक गढ़ बनाओ, है कि नहीं है, किला बनाओ, सेना वहाँ रहे, कभी अपन जाएँ तो अपन सेफली रह लें। तो इसलिए जौनपुर की स्थापना करी, अफगान बेल्ट, इसके ऊपर लिख लो अफगान बेल्ट, ठीक है। परंतु अंत में इब्राहिम ने जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये, है ना। ये सब लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, आगरा शहर की स्थापना क्यों करी वो बात अलग है, बेसिक फैक्ट तो ये पता होना चाहिए, 1504 सिकंदर लोदी एंड सब बादलगढ़। अब फिर ये आता है कि क्यों, जैसे आज क्वेश्चन आते हैं ना कि पानीपत में क्यों लड़े गए, बताओ ऐसा क्या था, दिल्ली राजधानी अंग्रेजों ने क्यों बनाई, कोई नहीं पूछता कब 11 में बनी, 12 में ट्रांसफर हुई, नो वाई। कलकत्ता को क्यों चुना गढ़, पहले आए थे चेन्नई के अंदर, वहीं रहते ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था, क्यों चुना फिर कलकत्ता, सब इनके ये क्यों वाला रीजन पता होना चाहिए अपन को, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। यहाँ तक अपने 2 चीज़ पढ़ी कि एक तो अफगानों की सर्वसम्मति से बैठा, और दूसरा जौनपुर को जीत के मिलाया। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, और फिर जीता था बेलो लोदी ने। फिर जब गृह युद्ध की स्थिति आई, भाई को सौंपना पड़ा जलाल खां को, तो उससे लेके वापस जौनपुर को कंट्रोल में लिया। क्यों, क्योंकि वो अफगान बेल्ट का गढ़ था। दमन 1517 खातोली, ये क्या है जी, उसने लोहानी, फार्मूली एवं लोधी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के विरोध जो राज्य के अधिकारी वर्ग थे, दमन की नीति चलाई। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो ये जैसे अपन पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय गैर तुर्क को भर्ती किया, तो अफगानी तो है ही, अफगानियों के अंदर और भी, तो वो कौन, ये लोहानी, फार्मूली, लोधी, ठीक है। तो अफगान के अंदर जैसे अलग अलग, जैसे सारी आपने देखा होगा एक वर्ड आया था शाहू खेल, कहाँ आया था, उसको पढ़ो एक बार, ऑनलाइन कहाँ थी, लोधियों में थी, पढ़ो, एक शाहू खेल वर्ड आया था, पढ़ो, लोधियों पढ़ो, बेलो लोधी में शाहू खेल शाखा पूरी पढ़ो, लाइन क्या है सुरेंद्र, शाहू खेल से संबंधित था। तो अफगानों के अंदर अलग अलग शाखाएं थी, ठीक है। शाहू खेल थी, ये लोहानी थी, ये फार्मूली थी, ठीक है। फार्मूला मत कर देना इसको, लोहानी फार्मूली। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये क्या है, ये शक्तिशाली सरदार ही हैं। तो शक्तिशाली सरदार को अपन क्या बोलेंगे, ये अधिकारी वर्ग जो है इनको अपन क्या बोलेंगे,
अमीर, ठीक है ना। आज जैसे अपन बोलते हैं ना यार बहुत पैसा, तू तो अमीर हो गया, तो ये अपनी दौलत के लिए जाने जाते, अपनी शोहरत के लिए जाने जाते, अपनी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते, अपने शौकों के लिए जाने जाते थे, हैं जीन जरपोश पान की गिलेरियाँ, है कि नहीं। तो ये ऐसे जाने जाते, तो फिर उस सिनोनिम में बन गया लाइफस्टाइल का अमीर, ठीक है ना। राज्य के विधान बसु छोटे भाई जलाल खां, ये नहीं सॉरी, उसने लोहानी फार्मूली एल एफ लोधी उतार दिया नीचे, समझ गए। क्योंकि भाई सरदार तो एक ही हो सकता है ना, शासक तो एक ही हो सकता है ना। और ऐसे फिर ये सब मौका ढूंढते रहते थे। जैसे आपने देखा सिकंदर लोधी में अपन देखा था कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था, कौन सा उसने सिस्टम विभाग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था, बताओ। गुप्तचर स्पाई सिस्टम आया था। तो इन सब पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी था कि मसनद जब चर्चा हो रही तब तो सब सही है, बाहर जाते पता करे फार्मूले गुट अलग चल रहा है कि ये लोधी जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन तू चिंता मत कर, रोज़ आएगा देखेंगे अपन, ये हो लोहानी अपन बनाएंगे नेक्स्ट। भाई सबको पता था अच्छी तरह कि यार तुगलक से बाद सैयद आ गए, सैयद के बाद लोधी आ गए, सबको पता था, हिस्ट्री सब उस समय जानते थे। और जितने अमीर वर्ग था इनको सारा नॉलेज रहता था। और कोई ऐसा भी नहीं है कि 400 500 साल राज करते हुए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत छोटा छोटा ड्यूरेशन चलता जा रहा है, फटाफट फटाफट, है कि नहीं है। सैयदों का काल देख लो, आपने शासक के पढ़े थे, इतने हाफ पेज में आ गए। उसके बाद लोधीज आ गए, तो किसी को ज़्यादा पता नहीं, मतलब ज़्यादा समय हुआ नहीं है अभी तुगलक के बाद लोधी आ रहे हैं। तो कूप हुए जा रहे थे, तख्ता पलट हुए जा रहे थे। 1517-18 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राणा सांगा के मध्य घाटोली खातोली, इसमें लिख लो बूंदी, बूंदी का युद्ध हुआ, जिसमें किसकी हार हुई, लोधियों की हार हुई, लोधियों की हार हुई, ठीक है। 1517 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा, राणा सांगा के ऊपर लिख लो मेवाड़, है ना। मेवाड़, मेवाड़ जो जिसको अपन वर्तमान, जैसे भाई इसमें जिले कौन कौन से, जैसे मेन मैं आपको बता दूँ, जैसे वर्तमान तो चित्तौड़ अपन को ध्यान रखना है, और उदयपुर, ये दोनों इसके अंदर लिख लो, चित्तौड़ उदयपुर। राजसमंद भी नो डाउट था, लेकिन आज चित्तौड़ उदयपुर तो अपन को मोटा मोटा ध्यान चाहिए। ये मेवाड़ से मतलब है, ठीक है। उस समय जैसे अपन देखते हैं मेवाड़ तो चित्तौड़ उदयपुर, फिर पहले मेवाड़ की जैसे रतन सिंह अपन देखते हैं तो राजधानी थी चित्तौड़। फिर जब अपन देखेंगे कि जैसे जो बाद के शासक आए, ठीक है, 2 ब्रांचेज हो गई, तो दूसरी ब्रांच का गढ़ बन गया उदयपुर, ठीक है ना। तो ये चित्तौड़ उदयपुर, सांगा के समय तो सारा पूरा ये है कि, ठीक है, ये तो चित्तौड़ से रूल कर रहा है इस समय, यूँ समझ गए। तो मेवाड़ का मतलब ये राणा सांगा, है ना। अब कोई मैं पूछ रहा हूँ सवाल, आप बताओगे नहीं, सब देखोगे अपना अपना और चुपचाप उसको कॉपी के अंदर लिखोगे देख के। इस राणा सांगा का काल क्या, एक बार मोबाइल खोलो और देख के लिखो अपना अपना, कोई मुँह से नहीं बोलेगा, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राणा सांगा। इसकी मृत्यु कब है, मतलब शासक के रूप में, है ना, जन्म उससे मतलब नहीं है, कोई नहीं बोलेगा चुभी, और चुपचाप लिखो उसको, है ना, ढूंढ के लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा। फिर अगली चीज़ मैं बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्यों सर ने लिखवाया ये। शासक के रूप में, जन्म नहीं चाहिए अपने को, जन्म कोई नहीं पूछेगा, उसमें लिखा हुआ होगा शासक के रूप में काल या टेन्योर एज ए रूलर। लिखो इस राणा सांगा के ऊपर लिखो चुपचाप। नोट्स में लिखो कृष्णा, नोट्स में लिखो, ये जो सांगा आया हुआ ना यहीं पे लिखो उसको, नोट्स में लिख लिया गगन, लिखो, सुरेंद्र लिख लिया, करण, हाँ नोट्स में लिखो। तो कितना है कृष्णा, 1509 से 28, है ना। 27 28 दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 27 भी सही है, मतलब वो बिल्कुल दिसंबर एंड था, ठीक है। 27 28 दोनों क्या है करण, 1527, सुरेंद्र यही है, यही है ना, 29 27, समझ गए। अब वहां जहाँ ढूंढा था ना वहीं पे एक और ढूंढ लो, कुंभा का काल क्या है, महाराणा कुंभा का, इससे पहले आएगा।
मतलब ये तो राणा सांगा इससे पहले। ढूंढ के लिखो, है ना, अपना अपना लिखो, किसी का सुना हुआ नहीं ना कोई बोलेगा। जहां सांगा है ना उसके बगल में यहाँ जो लेफ्ट राइट हैंड पे जगह छुटी हुई नोट्स में, वहां पे लिखो डैश करके कुंभा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ पढ़ेंगे अपन 1448। सुरेंद्र क्या काल है कुंभा का बताओ? 33 से 68, समझ गए? 33 से 68 और 15 से 927। देखो ये शासक मैंने क्यों लिखवाए, क्योंकि देखो अब यहाँ सीन में आ गया मेवाड़। ये राणा सांगा, राणा सांगा मेवाड़ अपने लिख दिया। और अपन पढ़ेंगे बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना, तब तक ये आता रहेगा ये। और ये दोनों शासक विलोम है एक दूसरे के। विलोम इसलिए हैं, पहले तो देखो दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, ठीक है। दूसरा ये विलोम कैसे है कि ये जो कुंभा जो है ना, ये तो जाना जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए, शांति काल के लिए। जो अपन विजय स्तंभ देखते हैं 1448, 1448 आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है, 1448 में बना हुआ है, ठीक है, मालवा पे विजय की याद में 1448 में बना है विजय स्तंभ, जो राजस्थान पुलिस का अपने आज लोगो है। तो 1433 से 1468 इसके बीच में आ गया ये। तो ये तो जाना जाता है आर्ट एंड कल्चर, शांति के लिए महाराणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा, ठीक है। और ये राणा सांगा जो है ना, ये राणा सांगा जाना जाता है अपने वार्स के लिए, युद्धों के लिए। तो ये दोनों ऐसे विलोम है ये, ठीक है ना। तो महाराणा कुंभा का काल इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ में और कुछ आपको आता या नहीं आता हो, इन दोनों का पता होना चाहिए। फिर महाराणा प्रताप का जैसे तो वो हल्दी घाटी के संदर्भ में ही है 1576, तो जब अपन अकबर पढ़ते हैं तो उसके साथ वो कवर हो जाता है। लेकिन इन दोनों को अलग से देखना पड़ता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान का जिसमें इन दोनों में से कोई सवाल नहीं आता हो, चाहे वो प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो। और यूपीएससी में जिसमें सिलेबस में मुगल इंडिया है उसमें इसका टेंच आता ही आता है, क्योंकि मुगल इंडिया जब अपन पढ़ेंगे तो अकबर का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसको अपन राजपूत पॉलिसी बोलते हैं, उसमें ये आते हैं। हालांकि ये तो चलो एंटी थे, मेवाड़ ने कभी संप्रदा मतलब हमेशा संप्रभु शासक के रूप में रूल किया, कभी अधीनता नहीं स्वीकार करी थी अकबर की, ठीक है ना। तो वो राजपूत नीति अपन पढ़ते हैं तो राजपूत नीति में यही आएगा पूरा, आमेर मारवाड़ और मेवाड़ संबंध, ठीक है। और राजपूत नीति का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अकबर ने अपनी राजपूत नीति से ऑल इंडिया एम्पायर खड़ा किया और उन्हीं राजपूतों से दुश्मनी लेकर औरंगजेब ने अपनी कब्र खोद ली थी। यह जो ऑल इंडिया एम्पायर था वो नष्ट कर लिया और मुगल साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित कर लिया। चर्चा करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है राजपूत पॉलिसी का। तो यहाँ ये सेगमेंट आ जाता है अपना, यहीं से चालू हो जाती है धीरे धीरे वो मुगल्स के समय क्यों। अब मैंने बताया कि अकबर ने राजपूतों का सहयोग लिया, क्यों लिया? अब वो उसने पहले देखता आ रहा है ना साहब, वो भी अबुल फजल आईन अकबरी अकबरनामा सब लिख रहा है, तो उसमें वो देख रहा है अच्छा हुमायूं का समय यार कैसे, अहमद शेरशाह सूरी गिरी सुमेल का युद्ध, अच्छा बाबर, अच्छा बाबरनामा है फारसी में लिखा हुआ, अच्छा बाबरनामा, अच्छा यार वहाँ तो तुर्की में, अच्छा उसमें तो ये चल रहा था। फिर बाबरनामा में बाबर ने एक बात लिखी कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, जिससे कि मेरी नींद ही उड़ जाती है, सपने में कई बार जाग के उठते ना जल्दी से, बुरा सपना देखा, अरे सपने में कौन आ रहा था, अरे सांगा आ रहा था। तो बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली बोला है बाबर ने, इसको लिख लो यहाँ डेस्क करके, है ना। राजस्थान भारत का सबसे शक्तिशाली शासक राणा सांगा। अभी तो अपन ये तो कुछ नहीं है, तो ये तो ट्रेलर है मूवी का, तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। राणा सांगा सबसे शक्तिशाली शासक भारत का। ये किसने लिखी? ये बाबरनामा की किताब स्वयं बाबर ने लिखी है, भाषा तुर्की, समझ गए। बाबरनामा में लिखी गई किताब, बाबरनामा लिखा है ना। भारत को सबसे शक्तिशाली शासक राणा सांगा, इब्राहिम लोदी नहीं है, कौन है? सांगा है, ठीक है। तो अब जहां भी सांगा आए तो हमेशा क्या लिखोगे? नोतिया, बस। तो ये हमेशा याद रहेगा वो 1509 से 1527। और कुंभा में देख लो 33 से 66 कर दो इसको, है ना, तो कुछ तो नजदीक आएगा ना यार। तो अपन कुंभा को तो गुणा करें 2 से, 33 से 66, फिर 2 से गुणा किया, फिर 2 और जोड़ दिया तो 68 हो गया। और भाई इसके बाद आ रहा है ना, कुंभा के बाद आ रहा है राणा सांगा,
तो उसको अपन पहले वाले को 2 से गुणा किया था, अगले वाले को अपन ने 3 से गुणा कर दिया, तो 15 9 से 15 27 है। क्योंकि ये शासक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनके टेन्योर याद नहीं है आपको तो कोई सेंस नहीं है फिर हिस्ट्री पढ़ने का, ऐसे है ना। तो जैसे मैंने तरीका बताया थोड़ा थोड़ा याद रखो, फिर ये विजय स्तंभ से याद रहेगा 1448, समझ गए ऐसे। तो अपन थे घाटोली खातोली के युद्ध में, ठीक है। तो देखो 1517 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य घाटोली खातोली का युद्ध हुआ। खातोली वर्तमान बूंदी के अंदर है, जिसमें लोदियों की हार हुई, ठीक है। तो देखो ये सब चलते जाएंगे, ये अपन जैसे राणा सांगा अभी थोड़ा सा टॉपिक पूरा होने दो, फिर मैं आपको सारे युद्ध दिखा दूंगा। तो राणा सांगा के मध्य घाटोली का युद्ध हुआ 1517 के अंदर, ये पूछा जाता है। एक तो पहली चीज़ तो ये, दूसरे पूछते हैं ये है कहाँ, है ना। फिर एक अभी बयान और आएगा जैसे भरतपुर, वो थोड़ा बाद में आएगा। तो ये हो गए, राणा सांगा आ गया। अब देखो सीक्वेंस इसमें वो लिख लो, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, ये चीज़ हो गई, ठीक है। राणा सांगा काल अभी अपन ने लिखा 1509 से 27, ये है राणा सांगा, ठीक है ना, मेवाड़ का शासक। ओके, फिर अपन आगे देखते हैं, जो मैं बताना चाह रहा था अभी आगे वाली लाइन के फ्लो में आ जाएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। 1526 पानीपत, अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। ये तो हार ही जा रहा था कंटिन्यू। अभी खातोली का युद्ध देखो कौन आ रहा, कौन आ रहा, इब्राहिम लोदी हारा। फिर पानीपत का युद्ध हुआ, कौन आ रहा, इब्राहिम लोदी हारा, है कि नहीं। तो पहले तो पानीपत लिख लो, कहाँ है, ये हरियाणा में, ठीक है। और जैसे मान लो ये हरियाणा का नक्शा बनता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4, तो कौन सा है पानीपत, देखो 3 1 4 है, तीन नहीं है, ऊपर है। हाँ हाँ, लेकिन भाई 3 तो जैसे ये दिल्ली है, इधर ये दिल्ली है, ये अब बताओ 3 1 4 है, तो 3 क्या है, दिल्ली तो यहाँ है, हाँ सोनीपत है, फिर और सोनीपत और पानीपत के बीच में क्या है, और कुरुक्षेत्र कहाँ है, और ऊपर है ना। तो ये ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र वही कौरव पांडव है कि नहीं है, ठीक है, करनाल, हाँ तराइन, बिल्कुल। तो आप देख रहे हो पूरा लड़ाई बेल्ट है, सोनीपत पानीपत, वो कौरव और पांडवों का युद्ध, तराइन पृथ्वीराज चौहान है कि नहीं है, मोहम्मद गौरी, समझ रहे हो, इधर ये, फिर पानीपत ये। तो मैं बता रहा था ना कि क्यों गुस्सा है, जैसे हरियाणा बेल्ट के अंदर वो गुस्सा है, इसलिए हमेशा मार काट देगी। फिर तैमूर अपन देखते ही है पूरा, तो इसलिए। तो ये समझ में आ रही है, ये हो गया अपने सोनीपत, ये हो गया पानीपत, ठीक है। फिर जैसे अभी अपन मंगोल पढ़ेंगे तभी आएगा, इधर तबर हिंद है, सुनामा है, ये अपने संगरूर, यहाँ देखो ये कौन सा संगरूर, ऊपर है पटियाला, समाना, ठीक है ना। ये अपन ने देखा, ये अपन ये सिरसा, ये इधर ये हिसार देखा ही, वो नहर, भाई शहर बसाया था ना फिरोज शाह तुगलक, हिसार। फिर इधर सतलज से नहर, दीपालपुर, है ना। तो ऐसे ही ये नक्शा बार बार देखो, और सार्थक एटलस में देखो हरियाणा को ऑक्सफोर्ड एटलस में नहीं दिखेगा कुछ भी ढंग से, ठीक है। तो पानीपत की लोकेशन पता चल गई अपने को। हाँ, अप्रैल 26 में पानीपत के मैदान में, ठीक है, युद्ध इब्राहिम लोदी की हार हुई, समझ गए। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। युद्ध स्थल समझ गए, वहां लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। और मकबरा कहाँ है वर्तमान में, पानीपत में, लोधी गार्डन में नहीं है। लोधी गार्डन में किस किस का है, बी और एस का, बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी का, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान रखना है। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है, पानीपत के अंदर है, क्योंकि युद्ध स्थल में मारा गया तो वही मकबरा बन गया, ठीक है। ऐसे जैसे अपन अभी पढ़ेंगे जब आएगा खानवा का युद्ध, तो खानवा के अंदर बनी हुई है छत्री सांगा की, फिर बाद में भीलवाड़ा लगे अपने, ऐसे समझ गए यहाँ तक। तो 1526 में पानीपत के मैदान में, यहाँ पानीपत का ये प्रथम युद्ध है, फर्स्ट। टोटल 3 युद्ध हुए पानीपत का, पहला 26 में, ठीक है, 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, है ना। 26 तो ये जैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी, 56 के अंदर अकबर का टेन्योर चालू होगा बैरम खां रहीमों के मध्य, ठीक है। और 1761 के अंदर अफगान और मराठा पेशवा,
समझ गए। अभी यहाँ टेनोर लिख लो, फिर और चीज़ें बाद में अभी चर्चा करेंगे तब आ जाएंगी सारी। समझ गए। युद्ध स्थल में नहीं मारा गया अपने कौन, आई इब्राहिम लोदी, और मकबरा हो गया अपने पानीपत में। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबर। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण था। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। ठीक है ना, ठीक है। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का कारण हो गया। ठीक है। अब मुझे बताओ, लोदियों को पहले तो हरा रहा था कौन, सांगा, राणा सांगा 1527, और बाद में हरा दिया बाबर ने। तो कहने का मतलब लोदी तो कंटिन्यू हार की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन बाबर यहाँ अपन देख रहे हैं, यहाँ पे लिख लो आप बाबरनामा, यहाँ पे डैश करके लिख लो बाबरनामा। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, राणा सांगा है। भाई लोदी का तो वो देखे जा रहे थे कंटिन्यू हार रहे, तो मुझे सांगा, असली लड़ाई तो किससे है ही, मेरी सांगा से है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तो हरा दिया किसको, ये यहाँ लिख लो बस 1526। मतलब अपन कैसे लिखेंगे इसको, ये ऐसे करके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत BOP। ठीक है। फिर आगे लिखेंगे ये खानवा 1527। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे अपन ये 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 खानवा, B नॉट इक्वल टू RR, है ना, सॉरी RS राणा सांगा, है ना, ऐसे ही लिखना अपन को। हाँ, दोनों में लड़ाई हुई बाबर और राणा सांगा। ठीक है। तो बाबर जीतता है और राणा सांगा हारता है ना। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ कि भारत में सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया बाबरनामा में, राणा सांगा को। और बाबरनामा में क्या लिखता है बाद में कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतना। भाई उस समय तो प्रथम वो नहीं लिखा, उसको क्या पता था आगे दूसरी तीसरी होगी। तो पानीपत का युद्ध मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, समझ रहे हो, क्योंकि उसके अंदर एक तो पहले मेरी लड़ाई थी लोदियों से, लोदियों की असलियत में अच्छी तरह जानता था, है ना, उनके अंदर फूट पड़ी हुई थी। ठीक है। आंतरिक कलह उनके अंदर चल रहा था। तो बस वो तो एक षड्यंत्र से जीता हुआ युद्ध था। असली जो युद्ध था वो तो राणा सांगा के साथ था जो मैंने लड़ा। और मेरे शौर्य पराक्रम का पता तो किस में चला है, खानवा के युद्ध में चला है। क्योंकि जो उसको सबसे शक्तिशाली बताया गया यार, उससे जीतना ही तो मायने रखता है, ऐसे। ठीक है। ये बिल्कुल वैसी की वैसी कहानी है, जैसे ये सेम स्टोरी रिपीट होगी जब अपन पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर 1757 और 1764। बिल्कुल अंग्रेज खुद ही बोलेंगे कि प्लासी तो कोई युद्ध ही नहीं था, युद्ध जैसी जो चीज़ थी वहाँ तो थी नहीं। वही युद्ध में क्या होता है, दोनों सेना आमने सामने डटी रहेंगी, इधर से वो ललकारेगा उधर से वो लेगा, फिर इधर से फायरिंग होगी उधर से फायरिंग होगी, फिर दोनों आगे घमासान हो, वो होता है युद्ध तो। लेकिन प्लासी में जिसको युद्ध कहते हैं वो तो कभी हुआ ही नहीं, न एक गोली नहीं चली, बस आए देखा और चल दिए, बस आए लो वही ओके ओके चल दिए। तो यही क्वेश्चन बन जाते कि जिसको युद्ध कहते हैं वो तो कभी हुआ ही नहीं, वो तो षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, है कि नहीं है। ऐसा कैसे, चलो पानीपत तो वैसा नहीं था, चलो ठीक है, तुलगांव पद्दी अपन देखते हैं, सारा वार फिर सब था, है ना। लेकिन सामने इतना इंपॉर्टेंट अपोनेंट नहीं था जिसको क्या आप हराने के लिए आतुर हो। सामने वाले की असलियत आपको अच्छी तरह पता थी, समझ गए। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि क्यों पानीपत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था खानवा का युद्ध। या क्वेश्चन पीटी के हिसाब से देखें कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के तत्काल बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। 1857 के में आता है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के बाद तत्काल बाद कौन सा विद्रोह हुआ। तो 1857 में अपन 1857 का विद्रोह देते और 1860 के अंदर नील विद्रोह हुआ, नील दर्पण, है कि नहीं है। ऐसे तिनकटिया हर बार क्वेश्चन आता है उसका, ठीक है, ऐसे है। तो ये वो चीज़ है, आगे पीछे याद रखो। अब जैसे 3 युद्धों को आपसे क्रम में जचा है, एक तो अभी अपन जो यहाँ पढ़े उन्हीं की बात करें और उनकी ज़्यादा की बात नहीं करें। 3 युद्धों को क्रम में जचाओ, खातौली का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और खानवा। तो कौन है, तो सबसे पहले खातौली, डेट से याद होनी चाहिए इनकी, ऐसे नहीं 1517, 1526, 1527। अब इसको क्या करता है एग्जामिनर आजकल जैसे कैसे थोड़े मतलब हो रहे हैं कि वो मल्टी एस्पेक्ट्स में टैलेंट चेक करता है स्टूडेंट का। तो वो क्या कर देता है, वो इसके अंदर बीच के अंदर एक फैक्टर घुसा देगा, आगरा शहर की स्थापना। तो आगरा कब बनाया, 1504। तो इनको क्रम में जचाओ तो ये क्रम में जच जाएंगे अपने आप, समझ गए। एक अपन ने देखो पढ़ा था, वो सैयद वाली सीट खोलो, सैयद का अपन काल देख रहे थे। तो मैंने बताया था कि 14 से सर 1415, नहीं सर कम हो जाएगा, 51 कर दो सर, ठीक है। तो ये 1414 इसके वो सैयद पे लिखो, चाहे टेन्योर लिखा हुआ है सीट में, उसके ऊपर लिखो 1413 और वहाँ लिखो अहमदाबाद,
वो उस दिन दिमाग में थी लेकिन बिल्कुल उतर गई। अहमदाबाद है ना, 14 शहर, 1413 1413 के अंदर 1413 के अंदर अहमदाबाद शहर की स्थापना होती है ना। 1504 इज आगरा, 1413 इज अहमदाबाद। तो सैयद कई बार आ जाता है क्रम में, चीज़ों को क्रम में जचाओ। अहमदाबाद शहर की स्थापना, ठीक है, मतलब वहाँ उसके अंदर मुस्लिम डायनेस्टी हुई है, देखिए महमूद बेगड़ा के ज़माने से चले आ गए वो। तो देखो अहमदाबाद की स्थापना होगी, मतलब ये अहमद शाह के नाम पे पड़ा हुआ है अहमदाबाद, टाइटल्स रहते थे उनके। तो 1413 के अंदर होगी अहमदाबाद। अब जैसे चीज़ें देखो ट्विस्ट होती है, तैमूर का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण, मतलब इनको इन इवेंट्स को सीक्वेंस में जचाओ। तो तैमूर पर आक्रमण 1398 है कि नहीं, अहमदाबाद शहर की स्थापना 1413, आगरा शहर की स्थापना 1414 1413, बस 1504 आगरा शहर, और खानवा का युद्ध 1527 है कि नहीं। तो जब तक ये डेट्स याद नहीं होंगी तब तक अपने को वो क्वेश्चन सेट नहीं हो सकते। तो ऐसे ही है, एग्जामिनर क्या करता है आजकल, एक दो क्वेश्चन, जब 4 स्टेटमेंट देगा 2 क्वेश्चन डालेगा पॉलिटिकल और 2 स्टेटमेंट डालेगा वो होंगे कल्चरल। जैसे बोल दिया विजय स्तंभ का निर्माण, आगरा शहर की स्थापना और तैमूर का आक्रमण। अब इनको क्रम में जचाओ कौन सा है, तो पूरा अपन को पता होना चाहिए सारा, तभी वो निकलेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और ऑप्शन आजकल वो नहीं आ रहे कि मतलब कितने सही हैं, A, B, C। ऑप्शन क्या आ रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, केवल एक सही है, मतलब वो नहीं पता ये स्टेटमेंट सही है, इन कथनों में से कोई भी 2 कथन सही हैं, इन कथनों में से केवल कोई से भी 3 कथन सही हैं, है कि नहीं। अब वो नहीं आ रहा कि पहले उसमें चुन लेते थे कि यार ये होना चाहिए, ये ऑप्शन सब में होना चाहिए, जिसमें ये नहीं होता उसको काट देते, और उसने यही हटा दिया, तुम तो अपन एक को हटाया तो उसने यही हटा दिया। इन कथनों में से कितने सही हैं, केवल इन 3 कथनों से केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही हैं, तो वो ट्विस्ट हो गया, वो समझ गए। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना ही है ना। तो यहाँ से ये चीज़ चालू हो जाती है इस तरह की, तब अपन इस पर यूँ चर्चा कर रहे हैं। लोधी वंश का बताना मुख्य कारण था। फिर क्या, कुलीन। अफगानों की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर क्या थी, कुलीन तंत्रीय थी। अभी राजतंत्रीय कुलीन तंत्र क्या होता है, राजतंत्र में तो क्या होता है भाई, राजा हेड होता है, सुल्तान जो अभी अपन देखते आ रहे थे वो हेड होता है सर्वोपरि। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का, बलबन का देखा, अलाउद्दीन खिलजी का देखा, मोहम्मद बिन तुगलक का देखा ही। और कुलीन तंत्रीय क्या होती है, कुलीन, इसमें क्या होता है, अमीर है ना, अमीर, और इसमें इक्वलिटी चलती है, समानता के सिद्धांत पर, इक्वलिटी, समानता है ना, सब अमीर बराबर हैं, ये अफगानों। और यहाँ पे लिख लो अमीर, समानता और क्या, मसनद-ए-अली, वैसे वो समझ में आ जाए, मसनद-ए-अली। वो कह रहा है सबको ज़मीन पे बैठ के बात करना, सब ऊपर नहीं बैठना। तो ये था कुलीन तंत्रीय। कुलीन, अमीरों में समानता है ना, और मसनद-ए-अली बिल्कुल समानता के आधार पे सबसे जो 1 to 1 रिलेशन है सुल्तान का और अमीरों का, वो डिसाइड होएगा। और यही पतन का सबसे बड़ा कारण था। देख रहे हैं अभी अपन ने पढ़ा था, लोहानी, फार्मूली, है कि नहीं है, आंतरिक गुटबाजी चलती रहती थी, गुप्तचर विभाग बनाया सिकंदर लोधी ने, ऐसे समझ गए। फिर आगे बढ़ो और इसी के चीज देखिए, समानता सरदार द्वारा, राजस्व, ये है ना, राजस्व नहीं, इसको राजत्व कर दो, राजत्व, राजत्व सिद्धांत, राजत्व समझ गए, मतलब थ्योरी ऑफ किंगशिप जो होती है, ठीक है ना, वो राजत्व सिद्धांत क्या था, राजस्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था। योग्यता के आधार पर सरदारों के द्वारा सुल्तान को चुने जाने का अधिकार, मतलब योग्यता के आधार पर सरदारों के द्वारा सुल्तानों को चुना जाने का अधिकार को मानते थे। कौन चुन रहा है, शासक कौन बनाएगा, सरदार। अपने बीच में जैसे सारे लोग बैठे नीचे 5, जैसे सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई, सारे अमीर लोग बैठे हैं, ठीक है, अच्छा कौन को बनाया, अच्छा यार ये सही है बंदा, इसको बना दो। अभी आया इब्राहिम लोधी की फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या थी, पढ़ो इब्राहिम लोधी की पहली लाइन क्या है, अमीरों की सर्वसम्मति, है ना। तो इसके ऊपर लिख लो, सरदार में नीचे डैश करके लिख लो, कैसे लिखोगे, आई बराबर सर्वसम्मति, आई इब्राहिम लोधी सर्वसम्मति से बनाया, है कि नहीं है। तो देख लो यहाँ पे। और पहले क्या होता था, जिसको सुल्तान बनना है उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, रलो में बन गया। देख लो अलाउद्दीन खिलजी कैसे बना, जलालुद्दीन खिलजी को मार के, है कि नहीं है। तो पैसा चला ही आ रहा था ये तो कंटिन्यू। और यहाँ पे क्या है, सर्वसम्मति, अच्छा अच्छा तुम बन जाओ यार, ठीक है, तुम कहते तो बन जाता हूँ यार, उसमें क्या। तो ये पतन का सबसे बड़ा कारण था। तो देखो यहाँ पे कुलीन तंत्री आ गई,
उसका, और ये समानता का सिद्धांत ये देख लो। कोई उठ के नहीं बोलेगा मैं बनूंगा, सब डिसाइड करेंगे, मतलब वही एक तरह से जिसको अपन बोलते हैं डिसीजन बाय कंसिस्टेंस, मतलब एक कंसेंट लेना, असेंट से, सर्वसम्मति से। समझ गए? तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो ये था अपना इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी की खास बात क्या पड़ी? पहले तो अपन ने सर्वसम्मति देखा, ठीक है ना। पहले तो अपन क्या देखा? सर्वसम्मति, सर्वसम्मति। और यहीं पे लिख लो कुलीन तंत्री, तो दोनों ये हो जाएंगे कुलीन तंत्रीय, ठीक है। फिर दूसरा जलाल और जौनपुर, जलाल खां को पराजित किया भाई को, और जौनपुर पे कब्जा किया। दमन 1517 और खातोली, दमन क्या था? अपने लाहौली फार्मूली पड़ी थी, और लोधी जातियों को उन्होंने दमन किया। 1517 में खातोली का युद्ध जीता या हारा? हारा, है ना। और जीता कौन? राणा सांगा। और राणा सांगा का टेन्योर 1527, हारा। फिर 1526 देखते हैं अपन, पानीपत। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया बाबर ने? इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक ऐसा जो कि युद्ध स्थल पर, है ना, यहाँ पे एकमात्र रोल लिख लो, यहाँ पे माइक्रो में लिख लो एकमात्र। रिवीजन देखो इन्हीं से होएगा, माइक्रो से ही। पढ़ने के बाद ये माइक्रो शब्द पे जोर डाला करो, आपको जो भीड़ से अलग करेगी ना वो यही है। ये जो इधर देख रहे हो, देखो इधर ये खूब भरा पड़ा है मार्केटिंग से, भैया प्लीज आरएस की तैयारी चालू कर रहा हूँ, नोट्स दे दो। फोटो स्टेट की दुकान पे जाओगे पकड़ा देगा पुलिंदा। तो ये भरा पड़ा है, और इसका सन्नाटा है, ये स्टूडेंट खुद बनाता है, मतलब जिसको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाती है, समझ में आ जाता है, तो वो बना लेता है। तो वो बार बार कह रहा हूँ आपको, भीड़ से यही चीज़ अलग करेगी। ये चीज़ें ये नहीं पढ़ सकते आप बार बार, लेकिन ये बार बार पढ़ने का मन करेगा, रिवीजन इसी से ही होएगा। तो कुछ भी पढ़ो, करंट वगैरह सब ऐसे पढ़ना है हमने को, समझ गए। तो अपन आगे, फिर आगे 1526 पानीपत एकमात्र। फिर बाबर का आक्रमणी लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। फिर अपन पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे, तो उसमें एक ये भी है तत्कालीन कारण के रूप में, ठीक है। फिर कुलीन तंत्र पर आधारित थी, राजतंत्र पर आधारित नहीं थी, समानता के सिद्धांत सरदारों द्वारा सर्वसम्मति से सुल्तान या शासक का निर्णय किया जाता था। समझ गए? ये चीज है। फिर यहाँ तक अपन यहाँ से अपन कहाँ तक पहुँच गए? अपन GKTSL देख रहे थे, दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए, है ना। दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया, तो अपन GKTSL पढ़ लिया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, आगे ये सारा हो गया, ठीक है। तो ये एक के बाद एक निस्तेनाबूद होते गए, तो वो दिल्ली सल्तनत का पतन। तो क्या देखो, दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए किसी एक सुल्तान को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, ठीक है। किसी के समय स्टार्ट हुई, किसी के समय फिर वो और बढ़ी, ठीक है। और फिर बढ़ती 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 वो आज अपन आगे 1527 में ही है, जिसका तत्कालीन कारण क्या देखते हैं अपन? 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और फिर भाई खानवा से तो कोई लेना देना नहीं था दिल्ली सल्तनत का, वो तो डिसाइड होना था दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के बीच में रिलेशंस का, समझ रहे हो। बाबर मतलब दिल्ली सल्तनत क्या, तो बाबर की बात करो, दिल्ली सल्तनत को खत्म कर ही दिया था उसने, वो तो मुगल के नाम से आएगा। तो किसी एक सुल्तान को नहीं ठहरा सकते अपन, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ जिम्मेदार है दिल्ली सल्तनत? फिरोज शाह तुगलक की जो अपन ने देखा था तुष्टिकरण की नीति, कहाँ तक जिम्मेदार है? लोधी अफगान वंश कहाँ तक जिम्मेदार है? आलोचनात्मक परीक्षण करें, है ना। तो आलोचनात्मक मतलब ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक अगर जिम्मेदार होता तो उसके जाने के साथ ही पतन हो जाता, फिरोज तुगलक आता ही नहीं, बाबर आता, है कि नहीं। तो मतलब ये एक कंटिन्यू प्रोसेस, एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो फिरोज तुगलक की भी उसमें फिर आगे वो तुष्टिकरण की नीति, सैयद से में अपन देखते हैं, अफगानों के अंदर देखते हैं ये जो समानता और कुलीन तंत्र जो नीति थी, वो तैमूर का आक्रमण बीच के अंदर, है कि नहीं है। और फिर वो जलालुद्दीन खिलजी वाला तो क्वेश्चन आपको याद है ही। तो ये तो हर समय खुश हुए, वो क्वेश्चन हर जगह लगा दो आप कि फिरोज शाह तुगलक के समय क्यों खुश हुए गैर तुर्क, अफगानों के अंदर अभी अपन ने देखा ही सारा, तो वो क्वेश्चन हर जगह बनेगा वो, तो उसको याद रखो आप, समझ रहे हो ना। तो एक शासक जिम्मेदार नहीं, सभी का अपनी अपनी जिम्मेदारी। अब कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा शासक जिम्मेदार है, तो वो तो अपन सच नहीं बता सकते, वो तो जैसे क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर लिखना होता है। कौन जिम्मेदार है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक ड्राइवर था, वो रात को गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो उसने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज़्यादा, और वो गाड़ी बिल्कुल फुल स्पीड में चला रहा था 120। फिर गाड़ी थोड़ी इम्बैलेंस होती है, तो वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, तो ब्रेक नहीं लगते, मतलब ब्रेक फेल। फिर वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है कैसे तैसे गियर सिस्टम से, तो गियर सिस्टम भी फेल। फिर वो देखता है कि चलो यार साइड में मैं कहीं इधर साइड में उतार लूँ, जिससे गाड़ी साइड में उतर जाए तो एक्सीडेंट तो नहीं हो कोई। तो फिर स्टीयरिंग संभाला था, तो फिर स्टीयरिंग भी फेल।
फिर वो देखता है, आगे देखता तो रहूँ, जिसे थोड़ा बहुत कैसे न कैसे कंट्रोल तो रखो, तो देखता तो लाइट भी नहीं चल रही, लाइट भी फेल, और आगे फिर जाके वो एक खाई आती है, खाई में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ हो गई, एक्सीडेंट से मृत्यु होना पाएगा, ठीक है। फिर वो बाद में जब पोस्टमार्टम होता है सब आया, उसमें ड्रिंक भी कर रखी थी, गाड़ी के ब्रेक भी नहीं थे, गाड़ी का स्टीयरिंग भी थी, गाड़ी की हेडलाइट भी नहीं थी, और रात का समय था, बारिश हो रही थी। अब ये आपसे पूछा गया है कि ड्राइवर की मौत का कारण क्या था? कोई एक को समझ ठहरा सकते हो क्या कि रात को चला रहा था? अरे रात को चला रहा था तो ब्रेक रहते नहीं, ड्रिंक नहीं कर रहा तो नहीं रुक जाती क्या? चलो ड्रिंक भी कर रखी है, माना दुनिया पी के चलाती है, ब्रेक लगते रहते तो चल रुक तो जाती। ब्रेक क्या कर लेते जब स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था? तो स्टीयरिंग काम कर रहा था, लाइट नहीं चल रही थी। तो किसी एक कारण को जिम्मेदार सबकी अपनी अपनी, हर फैक्टर का थोड़ा थोड़ा रोल है उसका, बस ये चीज़ इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट हमेशा याद रखा करो, कोई भी अपन आंसर लिख रहे हो तो अब ये ढूंढो इसके अंदर कि वो ड्रिंक करने वाली कौन सी बात थी। अच्छा यार मोहम्मद बिन तुगलक आ गया, अच्छा वो स्टीयरिंग फिर, अच्छा यार फिरोज तुगलक आ गया, अच्छा हेडलाइट भी, अरे तैमूर आ गया। ये सब में लगता है ये, जैसे आप पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताओ, ढूंढो उसमें, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताओ, गुप्तों का बताओ, दिल्ली सल्तनत बताओ, मुगलों का बताओ, है कि नहीं। ब्रिटिशर्स क्यों पहले हो गए? ब्रिटिशर्स का हालांकि पॉजिटिव में आता है कि भाई वो कौन से तत्व थे जिससे उनको मदद मिली भारत को जीतने में। तो ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो अब मेरे से मत पूछना किस तरह कौन सा कारण जिम्मेदार है, ठीक है। तो दिल्ली से अब वापस पढ़ो लाइन, दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए किसी एक सुल्तान को जिम्मेदार, ये बिल्कुल वैसे ही है, बेचारे ड्राइवर की मृत्यु के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। फिर क्या है, हम देख चुके हैं कि मध्यकाल में राज्य के लिए कुछ समस्याएं तो हमेशा ही बनी रहती थी, है ना। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, नहीं पढ़ा? क्या क्वेश्चन था, कारण बताओ, बगैर देखे बताओ यार, देख के तो और कोई बता देगा। किसने क्वेश्चन नहीं देखे पूरे? तो बताओ ये क्वेश्चन था, ये क्या था गगन? ये जो हमेशा वाला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नहीं पढ़े इसका मतलब ये का ये वर्ड लिखा हुआ है। तो अब देखो, अब जो चल रहा है उस पर तो ध्यान देने रही हो, अब सिर्फ अपना एंशिएंट इंडिया बचा हुआ, बताओ कोई गोला ही नहीं लगा हुआ यहाँ है। हाँ नीचे देखो करण, ऊपर नहीं मिलेगा। फिर ये पूछा था ना मैंने, आना चाहिए था बिल्कुल सट निकल के, स्थायी नहीं आ रहा क्या? फिर तो इसलिए कह रहा हूँ जो चल रहा है उसको मजबूत बनाओ, है ना। आगे पीछे अपन नहीं सोचना है, एंशिएंट बची हुई है, वर्ल्ड हिस्ट्री बची हुई है, एथिक्स बचा हुआ है, बचा हुआ तो सब कुछ है, तो जो चल रहा है उसको मजबूत बनाओ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन दिमाग में तैरने चाहिए यूँ। अब देखो मेरे तो किसी काम के भी नहीं, मुझे तो नहीं देना कुछ भी, फिर भी आपसे ज़्यादा मेरे को चिंता होती है, तो वो क्वेश्चन यार वहाँ है, जैसे क्या करते हैं वो अपन, जैसे वो बोलते नहीं है वो डैश डैश तो चुस्त है और डैश डैश सुस्त है, सुना है वो? क्या करें वो मुद्दत क्या सुरेंद्र? मतलब ये जिसका काम है, मतलब जिसका काम नहीं है वो तो एक्टिव है, और जिसका काम नहीं है वो, उसका सारांश बता रहा हूँ आपको, वो डीएक्टिव है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, आज मेरी पेशी है और मुझे जाना है। और जिसकी बेचारे की पेशी वैसी कुछ नहीं है, वो आपसे पहले जाके कोर्ट में खड़ा हुआ है और वहाँ से फ़ोन करके बता रहा है भैया तुम्हारी पेशी आ जाओ। तो वो वाली बात है यहाँ, है कि नहीं? तो देखो अब देखो है कि नहीं है, तो गवाह का बेचारा कोई काम ही नहीं है, मैं तो घर बैठूँ आराम से, तो वो वाली बात है देखो यहाँ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए। देखो अभी उसमें है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है? स्थायी समस्याएं हमेशा विद्यमान रहती थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अच्छे अच्छे उड़ जाएंगे इसको अगर जो देगा। स्थायी समस्या कौन सी आ गया? मैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रयोग पढ़ के आया था, सर ने बोला था तुम इसके तुर्कानी चलगाने के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, और साला ये तो क्या आ गया यहाँ पे। फिर आके फिर वो पोस्टिंग चालू होगी टेलीग्राम पे, वो फेल, फलाना फेल, ढीमका फेल, अरे फिर वो खोल के देखेगा अलमारी, और अलमारी में तो सारा एनसीईआरटी सबसे ऊपर रखी हुई थी। फिर किसी ने गाइडेंस दे दी कि यार क्वेश्चन देख, अरे यार ये तो क्वेश्चन इसमें था, गलती किसकी मुझे बता दो। और पहले दिन से पढ़ी हुई है एनसीईआरटी, सबके पास होती है, सिलेक्शन हो या नहीं हो। 2-3 किताबें ऐसी हिस्ट्री है ना, तो एनसीईआरटी, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा पहले दिन खरीदी जाती हैं और फिर टेबल पे पड़ी रहती है कईयों की। तो
कई जैसे होते हैं कभी कभी, जैसे हाँ भाई कोई और चाचा जी आ रहे हैं झाड़ दो, फिर जैसे मान लो कोई और हाँ यार वो उसका मेरे को स्टेटस लगाना है तो रो मिला था पर, है कि नहीं। लेकिन पढ़ी सबके रहती है, पढ़ते बहुत कम है इसको। अब देख लो एनसीईआरटी है, और अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की थीम में आपको एनसीईआरटी में दिखा दूँ, कब कहीं सा भी उठा लो आप, 1985 से तक के क्वेश्चन मेरे पास है, 1985 से 2023 तक के, हर क्वेश्चन की थीम एनसीईआरटी में है, और लेटेस्ट। और जो क्वेश्चन आपको मिले नहीं ना कहीं, जैसे कहीं होते जैसे बोला जिसका कोई नहीं उसका है डैश डैश है यारो, तो कोई क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल रहा, ये और पता नहीं कहा। तो एक बार एनसीईआरटी पलट के देखो, उसकी थीम पढ़ो एक बार क्वेश्चन की, कि जो पूछ रहा है वो उसमें है कि नहीं है। मतलब ये पुरानी वाली बात करो, नई वाली में कुछ नहीं, तो आप उसमें सब मिलता है, लेकिन स्टूडेंट देखेगा नहीं, फिर बाद में वो सब चलता रहता है ऐसे। सर ऑनलाइन पढ़ाते थे यार, को समझ में नहीं आता था यार, वीडियो में क्या करूँ। अरे सर पढ़ाते क्या तो ऑनलाइन क्या कहते रहते थे, उस पर तो तुमने गौर किया क्या कभी? वीडियो के साथ वो भी सब बंद करने, नहीं यार ऑनलाइन में मजा नहीं यार, मैं तो ऑफलाइन जाऊँगा। ऑफलाइन जा रहे थे तो याद करो, मैं कहता था सार्थक एटलस लेके आए, तो सर नहीं लेके आया, मगर एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे मैं नहीं दिया। अब वो फिर ऑफलाइन का क्या मतलब निकला मुझे बता। मैं बोला 5 दिन से सर कह रहे हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, वो देखे ही नहीं। मैंने कहा यार उसको मैंने बना बनू के, इससे ज़्यादा क्या होगा बताओ, बना बनू के दे दिया। मैंने बोला यार इसका प्रिंट निकाल लो यार, इसका अपन डिस्कस करेंगे। फिर मैं बोलता हूँ देखो, तो अपन वो मोबाइल में देख रहे हैं, बताओ। फिर आप खुद ही देख लो अपन अपनी रिजल्ट अपना अपन लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। एग्जाम तो पता नहीं अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा नहीं करेगा, अब अपन लिख रहे हैं अपना रिजल्ट क्या आएगा। तो उसमें ही सारी चीजें हैं, हमेशा बनी रहती थी। जैसे सुल्तानों और अमीरों के बीच के संबंध की समस्या, अब यही वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये उसका आंसर है, सुल्तान और अमीर। तो ये हमेशा चली आई है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोदी तक सब इससे परेशान थे। किस किस को संतुष्ट करें यार, मैं दिल्ली सल्तनत संभालूं या इन अमीरों को संतुष्ट करूं। कुतुबुद्दीन ऐबक बंगाल सतारा में था हमेशा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है कि नहीं है, तुगरिल खां विद्रोह, यही बलबन में, यही तुगलक में अपन देखते हैं। फिर खिलजी में अपन खिलजी क्रांति जो अपन बोलते हैं ना, कि गैर तुर्क खुश क्यों आए, ये खिलजियों को पटक दिया जाता था। कहाँ पे? बंगाल में। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी में बता रहा हूँ ना, अभी अपन मंगोल पढ़ेंगे, मंगोल आक्रमण, उसमें आएगा ये खिलजी, बंगाल में विद्रोह कर रहा है जाके ऐसे। ठीक है, तुर्कों मतलब सुल्तान और अमीरों की संबंध। ठीक है, स्थानीय शासकों और जमींदारों के संघर्ष। स्थानीय शासक कौन, क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, वही क्या स्थानीय शासक कौन भाई, जैसे अभी अपन ने लेटेस्ट में पढ़ा, जैसे अपन ने राणा संघा, है कि नहीं। तो इससे पहले अपन जैसे देखें तो देखो ये स्थानीय जमींदार और स्थानीय शासक और जमींदार। तो शासक तो वो हो गए जो उस समय आसपास के जो चले आ रहे थे प्राचीन काल से, वो मतलब प्राचीन भारत से जो अपन पढ़ते हैं शासक जैसे वो। और जमींदार, और जैसे अपन देखें तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि खुद और मुकद्दम पढ़े थे, है कि नहीं पढ़े थे, खुद और मुकद्दम। अलाउद्दीन खिलजी पढ़े थे, वही पान की गिलेरियाँ बरनी, है ना, खुद और मुकद्दम। तो खुद तो क्या हुआ करते थे, ये खुद होते थे जमींदार, है ना, जमींदार वही जिनके पास पुश्ते नहीं जमीनें थी। ठीक है, और ये मुकद्दम क्या हुआ करते थे, ये होते थे गांव के मुखिया, है ना, मतलब मुखिया जिनको जैसे चौधरी बोलते हैं, ठीक नहीं है। और ये होते थे एक तरह से पंच। तो खुद तो होते थे जमींदार, जमींदार होते थे जिनके पास लैंड थी ज़्यादा, पुश्ते नहीं जमीनें थी। ठीक है, और मुखिया और मुकद्दम क्या होते थे, ये मुखिया होते थे चौधरी, सर्वसम्मति से बनाया गया, ये 5 लोग बड़े हैं, ये फैसला करेंगे। तो ऐसे है ना, खुद और मुकद्दम ये बना। तो जमींदारों के बीच के संघर्ष की समस्या, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक कारणों से उत्पन्न समस्या। ले गए देवगिरी, याद आ रही है सर, ले गए मदुरा, अरे सर चिप चिप क्या खाने में मन करता है, पराठा खाऊं, यहाँ तो साला इडली डोसा है, पेट ही नहीं भरता, मदुरा। तो स्थानीय समस्या वो वेदर, है कि नहीं है, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक कारणों से उत्पन्न समस्या, ये सारा ऐसा। जौनपुर बिहार देख लो, मैंने बताया था अभी, ये सब कैसे मॉस्किटो नेट, ये सारी चीज़ें हैं ये अपन को। तो ये है स्थानीय समस्या जो हर सल्तनत, हर शासक को झेलनी पड़ी है। मोटी मोटी रोड पे 3 तो देख लिए अपन ने, क्या, अमीर वर्ग, दूसरा खुद और मुकद्दम, तीसरा अपने जो टोपोग्राफी होती थी वो खत्म। वैसिनिक भी फिर चर्चा करनी है अपने को आगे, और फिर वो हर के अंदर बताएंगे अपन GKTSL के अंदर कैसे कैसे हुआ। मतलब नटसेल में देखो यहाँ लिखा हुआ है सारा अपन ने। एक तो अमीर वर्ग, ठीक है, अमीर, दूसरा ये अपन देख रहे हैं कि जमींदार वर्ग, मतलब खुद मुकद्दम जैसे जो आ जाएंगे वो, और तीसरा है भौगोलिक, खत्म, 3 कारण हो गए। यही उस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। फिर अलग अलग सुल्तानों ने अपने अपने तरीके से इन समस्याओं का सामना करने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से कोई भी इस स्थिति बनी था कि समाज में ऐसे क्या करें, बुनियादी परिवर्तन करें, फंडामेंटल चेंजेस करें। तो बुनियादी परिवर्तन
लाया जा सके जो इन स्थायी कठिनाइयों का निवारण कर सके। ऐसा बुनियादी परिवर्तन ये है ना, ये लाया जाए, है ना, ऐसा बुनियादी परिवर्तन लाया जाए जो इन स्थायी कठिनाइयों का निवारण कर पाए, लेकिन कोई नहीं कर पाया। भाई वो जमाना था का, अपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, वो जमाना था तलवार का, है ना, जो अपन बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो तलवार के बल पे सब कुछ होता था। बुनियादी परिवर्तन आपने किए तो वो जरूरी नहीं है कि वो सबको सर्वमान्य हो, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मान लो एक कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने लिख दिया और सब उसको मान रहे हैं, है ना, तो ये तो मॉडर्न टाइम्स में पॉसिबल है, जब मॉडर्न सेगमेंट्स आए हैं, मॉडर्न आइडियोलॉजीज आई हैं। उस समय तो मध्यकालीन आइडियोलॉजीज चलती थी सारी, मध्यकालीन सिद्धांत थे, और मध्यकालीन सिद्धांत यही बोलता था कि जिसकी तलवार है, जिसकी तलवार में धार है, वो रूल करेगा, है ना। न्याय में क्या था, जैसे भाई अगर किसी ने किसी आदमी की एक आंख फोड़ी है तो उसकी दोनों फोड़ दी जाए, तो यही वो मध्यकालीन न्याय व्यवस्था थी सारी। और मॉडर्न देख लो, मॉडर्न पैरेलल्स क्या है, ऐसे आज भी जैसे बोलते हैं कि भाई फांसी देना तो एक मध्यकालीन सजा है ना, किसी की आंख फोड़ देना या एम्पुटेशन कर देना तो मध्यकालीन प्रताड़नाएं हैं, समझ रहे हो। तो अपन मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, तो ये इस तरह से बोलो, मध्यकालीन में ये चीज़ संभव नहीं थी, ऐसे, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं, इस प्रकार राजनीतिक ताने बाने के बिखराव की स्थिति सतह के नीचे दबी रहती थी, और केंद्रीय प्रशासन के तनिक भी क्या कमजोरी आते ही घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता था जो राजनीतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता था। ये वो छिन्न भी नहीं है, GKTSL, समझ गए, बार बार आ रही सत्ता परिवर्तन। गियासुद्दीन तुगलक, है ना। अब इसका काल क्या होगा, जैसे बताओ, 1300 क्या लिखूं, पहले नाम पढ़ो, क्या है, वापस बोलो तो 20 से 25, और इसमें क्या लिखूं, 25 से, वेरी गुड। तो देखो ऐसे ठहराव देकर पढ़ोगे तो आएगा ना, कि शासन काल में सल्तनत के अति विस्तार के फलस्वरूप, अति विस्तार देख ही लिया था अपन ने। अरे कहाँ तक ले गए तुम यार, मथुरा देखा, मथुरा की महावर, ठीक है। ये अति विस्तार के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला आरंभ हुआ, देखो अति विस्तार के, तो अति विस्तार के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं, प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या आ गई पता ही आपको, मतलब जो अनफेवरेबल जो रिएक्शंस आने लगे। याद करो एहसान खां है, शासक उधर गया दक्षिण में तो हो गया बंगाल के अंदर विद्रोह, हो गया मुल्तान के अंदर विद्रोह, तो ये सब प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हैं। यहाँ पर लिख लो, जैसे विद्रोह, ध्यान है अपन ने जब महाभारत पढ़ा था तो उसमें था कि वहाँ विद्रोहियों को दबाने के लिए क्या भेजा गया, किसको भेजा गया था, सेना को भेजा गया था, और वो सेना ही किन में जाके मिल गई, विद्रोही अमीरों में जाके मिल गई। नहीं, दोषपूर्ण नहीं था वो, संगठन तो बढ़िया था, वो आपकी नीति तुगलकी आदेश, वो तुगलकी आदेश जो था ना उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया थी। वो सैनिक संगठन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपने भेज दिया उसको, जाओ महाभारत जाओ, सारा सब कुछ अच्छी सेना गई है, सब गई है, लेकिन वहाँ की यार अभी अपन ने पढ़ा क्षेत्रीय और भौगोलिक कारणों से, तो वो क्षेत्रीयता कारण बना, वहाँ की कल्चर उनके समझ में आ रही है ना, जलवायु बैठ रही है, तो फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये अनफेवरेबल जो रिएक्शंस थी आपके तुगलकी आदेशों के कारण नहीं है। कराची के अंदर भेज दिया आपने सेना वाले, आपने एवलांच के अंदर मारी गई, और फिर दिल्ली का कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई सैनिक मरा हो, कराची अभियान के लिए बोला जाता है कि नहीं है। तो ये जो फिर प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं चालू हुई ना, का सिलसिला आरंभ हो गया, उसे फिरोज तुगलक ने किसी तरह नियंत्रित कर लिया था। अरे भैया वो तुमने तुम्हारे लिए नियंत्रित कर लिया था जिससे मैं 38 साल समय पास कर सकूँ, टाइम पास कर सकूँ मेरा। फिरोज तुगलक का क्या आया ड्यूरेशन बताओ, 1351 से 88 है कि नहीं है। एक तो गया, दूसरे को संभाल, है ना, पढ़ा था, देख शेख प्रथा इब्राहिम शाह, है कि नहीं है। एक तो गया सुल्तान, दूसरे को संभाल, ऐसे याद कराए थे 88। तो फिरोज तुगलक कहाँ के नियंत्रित कर लिया, तुमने तो दिमाग की तरह खोखला कर दिया अंदर से। पढ़ा था अपन ने, सेना की तुष्टिकरण, पद मतलब पद, प्रदेश, प्रतिष्ठा, वेतन, भ्रष्टाचार, फिर उलेमा तुमने तो खुश कर दिया, जो जो उनको दिए तुमने उलेमाओं को पढ़ा था अपन ने, स्त्री मजार, है कि नहीं है। और अपने सारा पढ़ा था, जैसे उसके अंदर बेरोजगार मतलब स्त्री, अस्पताल, सजाएं, फिर बेरोजगार, रोजगार, सारा पढ़ा था अपन, देखा नगर, नहर, है कि नहीं, 10। तो तुमने तो खोखला कर दिया अंदर से। काहे की दिल्ली सल्तनत, समझ गए। यहाँ उसने अमीरों और सिपाहियों को प्रसन्न, उसने कौन, फिरोज तुगलक को प्रसन्न करने के लिए कई कदम उठाए। यहाँ प्रसन्न पे गोला लगा लो और यहाँ लिखेंगे
पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टिकरण की नीति। फिरोज तुगलक, अमीरों और सिपाहियों को प्रसन्न करने के लिए कई कदम उठाए, जैसा कि हम देख चुके हैं। इससे प्रशासन का केंद्रीय तंत्र क्या हो गया, कमजोर हो गया, मजबूत नहीं हुआ। तो तुष्टिकरण से कभी कोई देश कोई सत्ता मजबूत हुई है क्या? वो तो ओके टाटा बाय बाय और होता है। ऐसे है, समझ गए? ये चीज है। ये बात तो ये सारा अपन ने देखा। ये सारा अपन ने देखा। तो इसमें अपन ने डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत का देखा, ठीक है ना। मेन कारण जैसे जो रहे, तो किसी एक कारण को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसका माइक्रो से क्या बने, अपने एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। अमीर वर्ग हमेशा तैयार है, जमींदार और भौगोलिक, ये तीन समस्याएं ऐसी थी जो हमेशा बनी रही। बुनियादी परिवर्तन कोई नहीं ला सका, लेकिन हालांकि वो समय भी नहीं था जो बुनियादी परिवर्तन ला सकें, ठीक है। दबी हुई मतलब विद्रोह की भावना हमेशा रहती थी, ठीक है। और एक बार जब शुरू हो जाती तो एक अंतहीन सिलसिला लिखा हुआ ना उसके अंदर, एक ये मतलब ये अंतहीन सिलसिला, मतलब एक और जिसको बोलते हैं ट्रिगर इफेक्ट चालू हो जाता था और पूरी सल्तनत को छिन्न भिन्न कर देता था। अति विस्तार जो फिरोज शाह तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय और फिरोज की जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, उससे केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो गया, ठीक है ना। सेना है, उलेमा महत्वाकांक्षी हो गए और पतन सुनिश्चित हो गया, ठीक है। तो ये था अपने दिल्ली सल्तनत का पतन, समझ गए। तो यहाँ ये आपने 37 और 37 ये फाइल जैसे अपने कंप्लीट होती है और दिल्ली सल्तनत का जो एक अपन देखते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो फिनिश होती है। और एनसीईआरटी का जो अपने चैप्टर 6 और 7 है, ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा का, उसका चैप्टर नंबर 6 और 7 फिनिश होता है। अब चैप्टर 7 निकालो, एक बार एनसीईआरटी में निकालो, बुक निकालो। चैप्टर 7 का मैंने आपको माइक्रो दिया हुआ पूरा, ठीक है ना। उस पूरे को पढ़ोगे और लास्ट के क्वेश्चन निकालो, है ना। ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। इनके मैंने सॉल्यूशन आपको दिए पीडीएफ, उसका प्रिंट लो और उसको पूरा समझो क्वेश्चन को, है ना। कल से अपन टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का, चैप्टर 6 और 7 दोनों का, ओके। हाँ, दोनों का।